कैप्टन कर्नल शेर खान वो बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन शेर खान ने जो अटैक किया इट वाज उसने उखाड़ दिया ब्रिगेड। और जो ब्रिगेडियर बाजवा था ही सॉ शेर फाइटिंग, उसने कहा यार इसको मारो, अनलेस वी किल हिम वी कैन नॉट विन दिस बैटल। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं इस बंदे के लिए चंद लफ्ज लिख के जब भी इसकी बॉडी पाकिस्तान जाती है तो मैं भेजूं, क्योंकि ये बंदा हाईएस्ट लेवल ऑफ गैलेंट्री इसने क्रॉस किया। आई डिडंट थिंक इट वाज पॉसिबल। और जब नवाज शरीफ को बताया गया 17 मई को कि हम कारगिल में घुस गए, वाज ही हॉरिफाइड कि हाउ डिड यू डू दिस विदाउट टेलिंग मी? बट नवाज शरीफ वाज हैप्पी। कारगिल प्लान पे तो मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा हुआ। अब हम लोग कोई बॉर्डर के साथ वाली पोस्टों पर तो थे नहीं, किसी लोकल एक्शन कहते जो मुशर्रफ ने बाद में झूठ बोला। एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ पेड फॉर हिज इनकॉम्पिटेंस। वो तो इक़्तिदार से निकल गए, बट द जनरल्स डिडंट पे, दे वर रिवॉर्डेड। मुशर्रफ साहब ने अपने बेटा तो कारगिल की पीक पर नहीं भेजा ना। जब चीजें साउथ गई तो हमने उनको जब छोड़ा टू डाई डेथ फॉर देयर कंट्री। तो टाइगर हिल में पाकिस्तानी जो हमारे मेजर कप्तान सिपाही थे, दे फॉट फिनोमिनल। द बैटल वाज लॉस्ट बिफोर इट बिगैन। शेर खान मेड इट इंटरेस्टिंग। टाइगर हिल पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए थे। रियल ब्रेवरी इज व्हेन यू नो यू आर लिक्ड, जब तुम्हें पता तुम हार चुके हो, स्टिल यू फाइट ऑन। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Dr. Hassan Bukhari साहब is back on the podcast. अगर आपने उनकी पुरानी पॉडकास्ट नहीं देखी, 1971 वॉर से रिलेटेड और कुछ और शेख हसीना से रिलेटेड हमने बातें पहले की हुई, तो यू शुड गो चेक दोज आउट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वापस टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। और आज हम वापस कुछ जंग रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री की। कैप्टन कर्नल शेर खान की हिस्ट्री में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन है, दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर की। कॉन्वर्सेशन ये है कि वो बहुत बड़े हीरो थे, इंडियंस ने भी उनकी ब्रेवरी की बात की, लेकिन फिर कुछ कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स भी हैं, कारगिल में तो थी भी। तो मैं शुरू से करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हमें टेल अस अबाउट द मैन, मतलब कैप्टन कर्नल शेर खान कौन थे, किस तरह के थे, कितने काबिल थे, बिफोर वी गेट टू द इवेंट्स ऑफ कारगिल एंड his life was taken. अच्छा, पर्सनल लाइफ में सबसे पहले तो इनका नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इनका नाम है कर्नल शेर खान और कैप्टन इनका रैंक था। तो बेसिकली इनके जो दादा थे गुलाब खान, वो कश्मीर के जहाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जब पाकिस्तान बना था 1947-48 में। और उधर उनके एक ऑफिसर थे कर्नल शेर, जिनके नाम पर उन्होंने अपने पोते का नाम 22 साल बाद, कर्नल शेर खान 1970 में पैदा हुए थे, तो उन्होंने उस ऑफिसर के नाम पर अपने पोते का नाम कर्नल शेर रखा। तो कर्नल शेर खान मतलब इस तरह की चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे या हर क्लास में फ़र्स्ट आते थे। इस तरह की पर्सनालिटी नहीं थी उनकी। पर्सनालिटी वाज डिफाइंड बाय फेथ एंड हार्ड वर्क। हर उनकी जो लाइफ की फ़िलॉसफी थी वो इस्लाम पर बेस्ड थी। मतलब ही वाज अ डीपली रिलीजियस इंडिविजुअल। अच्छा। तो और ऑफ कोर्स फैमिली के अंदर जो है वो एक रवायत भी थी मिलिट्री सर्विस की। उनके दादा भी थे, तो पहले तो एयरमैन भर्ती हुए थे एयर फोर्स में। अच्छा। ही बिलोंग टू सवाबी, नवाकली गांव का नाम था। सवाबी इज़ इन केपी के, और अब तो उस गांव का नाम कैप्टन शेर खान शहीद के नाम पर ही हो गया। तो उसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा ISS भी क्लियर नहीं थी, दूसरी दफ़ा क्लियर हुई। इस बीच वाले अरसे में ही जॉइंड द सर्विस एज एन एयरमैन। उसके बाद 1992 में ही वाज एडमिटेड इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। अच्छा। तो 90 लॉन्ग कोर्स में शामिल हुए और वहाँ भी ये चीज़ नज़र आती, मतलब दाढ़ी रख के गए। अब आपको पता है फ़ौज में थोड़ा सा इस चीज़ को, दाढ़ी को इतना अच्छा नहीं समझा जाता इंटरेस्टिंगली। तो शेर खान जो है वो दाढ़ी रख के गए, और जब वो पास आउट होने वाले थे आखिरी टर्म में, आपको 4th टर्म में अपॉइंटमेंट का वो होता है, और लोग अपॉइंटमेंट के पीछे उस वक्त ख़ास तौर पे बड़ा बड़ा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो शेर खान को उन्होंने कहा कि भाई तुम ज़रा दाढ़ी तो साफ़ कराओ ना, आपको अच्छी अपॉइंटमेंट मिलेगी। हैड परफॉर्म वेल इन द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट देनी है तो दें, नहीं देनी तो ना दें, दाढ़ी तो कहीं नहीं जा रही। और मतलब PMA की जो ट्रेनिंग रजीम है बहुत सख्त है।
उनके कोर्समेट लिखते हैं। अब ये डिटेल्स जो हैं कुछ कर्नल शेर खान के बारे में, कर्नल इशफाक साहब की किताब है जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह, उससे कि उन्होंने मेंशन किया कि उनके कोर्समेट बताते हैं कि बहुत रगड़ा होता है पीएमए में, मतलब हर वक्त भगा दौड़ा रहे होते हैं, सोने भी नहीं दे रहे होते, और उसमें मतलब नमाज़ों का किसको ख्याल रहता है, बड़े बड़े नमाजी जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। उसने कहा कि कर्नल शेर खान ने कभी नमाज कज़ा नहीं की पीएमए में। हम लोग थके हारे 2 मिनट का रेस्ट मिलता था, उसमें हम लेट जाते थे, हमें अपनी खबर नहीं होती। ये बंदा साइड पे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा होता था कि भाई नमाज नहीं मिस करनी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी जो एक लाइफ का महवर था वो उनका मज़हबी अंडरस्टैंडिंग और मज़हब था। और फ़ौज की नौकरी को ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो उन्होंने हमेशा एज़ अ जहाद लिया। हुँ, उन्होंने इसको एज़ अ नौकरी लिया ही नहीं, वो नौकरी करने गए ही नहीं। उनका पॉइंट था भई मैं तो जहाद करने आया हूँ। और ये चीज़ उनकी मतलब पर्सनल लाइफ़ में ऐसे भी नज़र आती है कि पैसे की परवाह नहीं। जब उनका जनाज़ा हुआ सवाबी में, तो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बताया कि कैप्टन साहब उन गरीब लोगों को पैसे दिया करते थे, इमदाद। अब कैप्टन की कितनी तनख्वाह होती है, वो खुद भी कोई अमीर फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। लेकिन उनका पॉइंट था भई पैसा भी आनी-जानी चीज़ है, जान भी आनी-जानी चीज़ है। आई हैव टू, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना है। और उन्होंने मतलब जहाँ भी उनको नज़र आई एक चीज़, सच्चाई जहाँ भी नज़र आई, उन्होंने उसको फ़ॉलो किया। तो अगर उनका अफ़सर भी उन्हें कह रहा है कि भई दाढ़ी साहब, उसने कहा भई ये तो हो ही नहीं सकता। वो है ना आर्मी में हर बंदा यस सर कहता है। आर्मी को छोड़ें, पीएमए में बहुत डिफरेंट माहौल है आर्मी से भी। आर्मी में तो फिर भी आप कहीं नो कह देते हैं। पीएमए में नो कहना और भी बड़ा मुश्किल काम है। जस्ट अ कैडेट, अभी तो आप ऑफिसर भी नहीं बने। लेकिन वो बंदा वहाँ पर भी नो कह देता था कि नहीं जी नहीं, मैं हुँ। ये मेरे व्यू पॉइंट, मेरा एथिकल और जो मेरी पर्सनैलिटी है वो सारी इसी पर बेस है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो वेरी अ मैन ऑफ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ। इट्स डिफ़िकल्ट टू इवन एनकम्पस दैट कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी। फिर हमारे यहाँ लोग बातें तो बहुत करते हैं ना मज़हब की, तो लेकिन उनका केस डिफरेंट है। वो बातें कम और काम ज़्यादा, मतलब पूरी लाइफ में उन्होंने अमल से शो कराया। चाहे उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे उनकी बैटलफील्ड परफॉर्मेंस हो, चाहे उनका ट्रेनिंग वाले रगड़े में बिहेवियर हो, तो हर तरफ एक चीज़ नज़र आती है कि सेंट्रल थ्रेड ऑफ लाइफ उनकी ये है। और उनको किस तरह की अपॉइंटमेंट मिली फिर और पीएमए में? उनको फिर लो लेवल की थोड़ी, वो क्वार्टर मास्टर की अपॉइंटमेंट मिली, मिल गई, लेकिन थोड़ी लो लेवल की, जो कि प्रोबेबली ही वुड हैव मेड अ बेटर अपॉइंटमेंट। मतलब पीएमए में एएसयू, बीएसयू, सीएसयू ये बेहतर अपॉइंटमेंट समझी जाती हैं बाकियों की निस्बत। तो तकरीबन को 50-60 मेरा ख्याल है टोटल हो गया। उनको थोड़ी लो लेवल की मिली थी, लेकिन मिल फिर भी गई। हुँ। और उसके बाद उनकी करियर टिल ही गेट्स अप इन कारगिल क्या था? हाँ, अब कैरियर 27 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हुए, उसके बाद 12 एनएलआई में उनकी पोस्टिंग हुई थी कारगिल से कुछ अर्सा पहले। अब उस ज़माने में एनएलआई वाज़ नॉट अ रेगुलर यूनिट ऑफ द आर्मी, उस वक़्त नहीं होती थी। तो लेकिन ऑफ़िसर सारे आर्मी के होते थे जो आर्मी से भेजे जाते थे, और जवान रेगुलर वो लोकल होते थे, यूजुअली पहाड़ी इलाकों के रहने वाले, इस तरह। तो कर्नल शेर जो हैं वो पहले तो उकाड़ा गए थे, वहाँ से फिर उनकी पोस्टिंग इधर कश्मीर के इलाके में हुई। पहली पोस्टिंग हुई थी डोमल सेक्टर में। वहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जनवरी 1998 का, कि ये जो हम कारगिल पे डिस्कशन जब भी होती है ना, वो स्टार्ट कहानी वहीं से होती है कि इंडियंस अपनी पोस्ट खाली छोड़ जाते थे सर्दियों में, और उन पोस्ट को ऑक्यूपाई करने से कहानी शुरू हुई। तो ये बात मतलब साल से ये प्रोसेस जारी था। और डोमल सेक्टर में एक पोस्ट थी जो कर्नल शेर की यूनिट 12 एनएलआई, उसकी निगाहों हुँ। में बड़ी खटकती थी कि यार ये पोस्ट बड़ी गलत जगह पे है, हमारा सब कुछ नज़र आता है इसको। तो अब बहसें चल रही थी कि इस पोस्ट का क्या करें। कोई हॉक्स थे वो कहते थे जी कब्ज़ा कर लें, कोई और जो डव्स थे वो कहते थे कि नहीं जी नहीं, ऊपर से इजाज़त नहीं है, वगैरह वगैरह, मसला हो जाएगा। तो कर्नल शेर ही वाज़ अ डूअर। हुँ। तो उनका पॉइंट था वही कि भाई हम तो फ़ौज में जहाद करने आए हैं, अब इंडियन आर्मी अगर हमें देख रही है इट्स अ बैड थिंग। हुँ। तो एक दिन इसी तरह फ़ोन आया उनके सीईओ को, फ़ोन पे जी कैप्टन कर्नल शेर बोल रहे हैं। उन्होंने हुँ। कहा सर मैं ना उसी पोस्ट से बोल रहा हूँ, मैंने उस पे कब्ज़ा कर लिया है, हुँ। 2 सिपाहियों के हमरा जाके, इस वक़्त मैं उधर से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। हुँ। तो अब सीईओ भी परेशान हो गया। हुँ। सीईओ ने फिर कहा भई ये तो मसला ऊपर का हो गया। फिर उसने डिवीज़न कमांडर को फ़ोन किया, ऊपर जाकर ऊपर लेवल पर बात पहुँची। ऊपर लेवल से फिर जवाब आया कि नहीं जी आप इसको खाली करें, हुँ। नहीं तो इंडियंस की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, वगैरह वगैरह, बस पेचीदगी पैदा ना करें, इसको खाली करें। तो कर्नल शेर वाज़ फोर्स्ड टू रिट्रीट। हुँ। लेकिन अब ये आपको शो कराती है, अब ये चीज़ें हैं कि अफ़सराने बाला की नाराज़गी का ख़तरा मोल लेना, कौन इसको ऐसे करता है। लेकिन उनके ज़हन में ये ख़्यालात आते ही नहीं थे। एक तो हुँ। ये ना, एक अक्लमंद या ज़हीन आदमी भी हो, जो कर्नल शेर वाली एथिक रखता हो,
अक्लमंद और सही दुनियावी मामलात में हम जिसको कहते हैं ना बिल्कुल। रैशनल पर्सन, और रैशनल भी इस तरह की जो लॉजिक ज़रा दुनियावी तरीके की ज़्यादा फॉलो करता। तो कर्नल शेर वाज वेरी रैशनल, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो लॉजिक नहीं फॉलो करते थे जिनको हमारे यहाँ रैशनल लॉजिक कहा जाता है। वो इस्लामिकली जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी उस हिसाब से रैशनल लॉजिक फॉलो करते। तो उनके हिसाब में ये था कि भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इंडिया को हमला करेगा तो ठीक है, हम तो इधर शहीद हुँ, होने ही आए, हम उनके साथ मुकाबला करेंगे, वी आर हियर टू फाइट, वी आर नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स विद द एनिमी। हमारा मसला ये है कि कल कोई मसला होता है, इस पोस्ट से हमारी पूरी यूनिट पर जो है वो एक फायर डायरेक्ट किया जा सकता है, वी हैव टू टेक इट आउट। तो वो हुँ, बस इतना सोचते थे, ये वो कभी नहीं सोचते कि मेरे करियर पर क्या होगा, बिल्कुल। कल मैं मेजर बनूंगा, कर्नल बनूंगा, क्या होगा भाई, अफसराने वाला नाराज हैं, एसीआर में क्या लिखेंगे कि ये बंदा ऐसा है। ये थॉट्स उनके जेहन में आती ही नहीं थी। हुँ, तो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ अ चैप ही वाज। और ऑफ कोर्स जब कारगिल की जंग बर्पा हुई है तो ही वाज इन 12 NLI। हुँ, तो 12 NLI वाज इन द थिक ऑफ बैटल हुँ। इन कारगिल। सो वैसे फॉर आवर ऑडियंस क्या है एनएलआई? नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, अब ठीक तो है। रेगुलर आर्मी में आ गई, उस वक्त रेगुलर आर्मी में नहीं थी, सॉर्ट ऑफ अ पैरामिलिट्री समझी जाती थी। ये बेसिकली वो जो कुछ ढकोसले होते हैं ना, जैसे शिमला मुआहदे का एक ढकोसला, इंडिया ने उसको खुद कभी फॉलो नहीं किया, हमने भी फिर इन रिटेलिएशन। तो उसमें यह है कि एनएलआई वाज सॉर्ट ऑफ उस वक्त भी प्रॉपर आर्मी की तरह ही थी, लेकिन एक फिक्शन मेंटेन था कि दिस इज़ नॉट पाकिस्तान आर्मी, दिस इज़ एनएलआई। हालांकि ऑफिसर वगैरह सारे पाकिस्तान आर्मी के थे, लेकिन दर्जा उसका पैरामिलिट्री का था। बाद में मुशर्रफ साहब ने फिर इसको रेगुलर कर दिया था, अब तो रेगुलर यूनिट है। अच्छा, इसी पे हम आते हैं थोड़ा-सा बैकड्रॉप कारगिल का भी देने के लिए। अम, हमने इस पे भी एक कन्वर्सेशन की थी डॉक्टर इश्तियाक से, जहाँ हमारी कन्वर्सेशन हुई थी अबाउट द मुजाहिदीन, जिन्हें इन्हें कहा जा रहा था, और कि ये मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ को उस ज़माने में झूठ बोला कि ये हम नहीं कर रहे, ये मुजाहिदीन खुद कर रहे हैं। थोड़ा-सा हमें टेक अस बैक टू दैट टाइम, क्या पल्स था पाकिस्तान इंडिया के बीच में? कुछ लाहौर रेज़ोल्यूशन की भी बातें चल रही थी, पीस टॉक्स भी चल रही थी। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कैप्टन कर्नल शेर खान की कहानी, आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि उस ज़माने में पाकिस्तान इंडिया ये टेंशन थी क्यों? मुशर्रफ साहब के ज़हन में क्या था इनको भेज यस, के? ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा-सा हमें कॉन्टेक्स्ट दें ना। आपका सवाल काफ़ी तवील है, थोड़ा जवाब भी तवील होगा। अब आपने एक बात की कि उस ज़माने में कुछ पीस फीलर्स भी चल रहे थे, फिर अचानक कारगिल हो जाता है, चल क्या रहा था, कहानी क्या चल रही थी जहाँ से हम इस जंग में शामिल हो जाते हैं, फिर मुशर्रफ साहब झूठ बोल रहे हैं नवाज़ शरीफ से या जो भी है। तो कहानी बेसिकली तो स्टार्ट होती है सियाचिन से, कि जब 1984 में इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि पाकिस्तानी साइड ऑफ LOC पर था, और एक अचानक हमला करके, और पाकिस्तानीज़ वर स्लो टू रिस्पॉन्ड। और फिर ज़ियाउल हक ने बाद में फ्लिपेंटली ये भी कहा कि भाई सियाचिन में तो घास की पत्ती भी नहीं उगती। लेकिन पाकिस्तान आर्मी में एक चीज़ ये मौजूद थी कि भाई हमें चोट हो गई है, इंडिया ने हमारे साथ मतलब एक फे अकॉम्पली दे दिया है कि भाई सियाचिन पर कब्ज़ा करके बैठ गया है हमारी साइड पर आके, तो हम उसको आंसर नहीं कर सके। तो पहली कोशिश तो ये थी कि इंडिया को डिसलॉज किया जाए, लेकिन इंडियंस वर एट द एडवांटेजियस अच्छा, पोजीशन इन मैं आपकी बात सियाचिन। सॉरी काटूँगा 1 सेकंड। मुझे बताएँ कि क्या आपके ओपिनियन में ये एक फ़ेयर असेसमेंट थी कि जो सियाचिन पे उनने मतलब कब्ज़ा किया, उसका एक हमें जवाब देना ज़रूरी था, आपके ओपिनियन नहीं, में? देखें, जवाब देना ज़रूरी था या नहीं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जवाब देना क्या है, पॉसिबिलिटी की रेल्म में है या नहीं। हुँ, अब ज़रूरी तो हमारे लिए ये भी है कि कश्मीर को आज़ाद कराया जाए, लेकिन सही, उसका एक तरीका है कि प्रैक्टिकलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को देखकर मिलिट्री और पॉलिटिकल प्लानिंग की जाती है। बिल्कुल। मतलब जो होना चाहिए वो तो एक अलहदा चीज़ है, जो होता है वो एक अलहदा चीज़ है। जैसे अब फ़लस्तीन का मसला, सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग ये मानते हैं वहाँ जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जवाब देना चाहिए था या नहीं। अगर हम जवाब दे सकते थे अच्छे तरीके से तो हमें ज़रूर देना चाहिए था, हुँ, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, क्योंकि इट ओनली एम्बोल्डन्स एन एग्रेसर हुँ, अगर आप जवाब नहीं देते। लेकिन अगर हम गलत प्लानिंग, गलत नतीजे, विशफुल थिंकिंग के ज़रिए कुछ जवाब तैयार करते हैं तो वो ट्रेजेडी में एंड करता है, जैसे कारगिल ने किया। तो कमिंग बैक टू दैट, कि सियाचिन के बारे में पाकिस्तान आर्मी में और पाकिस्तानी सोसाइटी में भी, जनरली सोसाइटी में ज़्यादा आम लोगों को पता नहीं होता चीज़ों का, लेकिन आर्मी में तो लोगों को आइडिया था कि क्या हुआ। तो देवर लाइक कि हमें वी शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट, वी शुड रिस्पॉन्ड टू दैट। दूसरा उनके जहन में एक चीज़ ये भी थी कि भाई अब इंडिया ने ये रास्ता खोला है ना अक्रॉस LOC जाकर इस तरह
खाली पोस्टों पर कब्जा करने का, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट, वी कैन रिपे इंडिया इन द सेम कॉइन। इंडियंस भी तो पोस्टें खाली छोड़ के जाते हैं। सियाचिन में तो पोस्टें भी नहीं थी, वो बिल्कुल एक खाली इलाका था, उधर सिर्फ कुछ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज की गई थी और कुछ भी नहीं हुआ। तो उधर पाकिस्तानी प्लानर्स के ज़हन में ये बात लेट 80s 90s से थी कि हम इस तरह नॉर्दर्न सेक्टर्स में ये काम कर सकते हैं कि हम कुछ खाली पोस्ट ऑक्यूपाई करें और सियाचिन की सप्लाई लाइन को भी हम थ्रेटन कर सकते हैं। क्योंकि अब सियाचिन की अगर आप सप्लाई लाइन देखो तो उसके दो रास्ते हैं, एक तो लेह से आता है जो लद्दाख की तरफ है, वो मुश्किल रास्ता है, उधर बहुत टफ वेदर कंडीशन। दूसरा रास्ता आता है मेन जो सियाचिन की सप्लाई लाइन जाती थ्रू श्रीनगर जाती थी। श्रीनगर से आप क्रॉस करते हैं जोजिला पास। जोजिला पास सर्दियों में उस वक्त हो जाता था बंद, अब तो इंडिया टनल बना चुका है मेरा ख्याल है, लेकिन उस वक्त तो सर्दियों में जोजिला से ट्रैफिक नहीं गुजरती थी। तो सियाचिन की सारी सप्लाई गर्मियों के मौसम में श्रीनगर से भेजी जाती थी, श्रीनगर से जोजिला, जोजिला से आगे कस्बा आता है दरास, दरास से आगे आता है कारगिल, कारगिल से आगे यू गो ऑन टू सियाचिन। तो अगर कुछ लोगों के ज़हन में ये बात थी कि सियाचिन की सप्लाई लाइन गर्मियों में बंद कर दी जाए तो उनकी सप्लाईज ख़त्म हो जाएंगी, विंटर में वो रह ही नहीं सकेंगे और उसके बाद दे वुड हैव टू एवैक्यूएट या कम टू एन अंडरस्टैंडिंग विद पाकिस्तान। तो ये वो ख्याल था जिससे कारगिल की जंग निकली थी। ख्याल काफ़ी पुराना था, इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक वॉर गेम के दौरान इस तरह की एक प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दी थी जब मुशर्रफ साहब DGMO थे। लेकिन इस प्लान को बार बार आर्मी चीफ्स ने शॉट डाउन किया। लेटेस्ट ऑफ देम मिस्टर जनरल जहांगीर करामत जो कि मुशर्रफ से पहले आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी इसको शॉट डाउन किया। अब शुजा नवाज़ की किताब है क्रॉस सोर्ड्स, बड़ी एक जामे हिस्ट्री है पाकिस्तान आर्मी की। उसमें शुजा नवाज़ इज़ द ब्रदर ऑफ आसिफ नवाज़, जनरल आसिफ नवाज़ वाज आल्सो एन आर्मी चीफ। तो उसमें वो उन्होंने ना शुजा नवाज़ ने खुद डायरेक्ट वो जहांगीर करामत का इंटरव्यू लिया था उस किताब के लिए। उस इंटरव्यू में उसने कहा जहांगीर करामत ने कि जी हमने इस प्लान को रिजेक्ट किया क्योंकि अगर आपने इंटरडिक्शन करनी थी, मतलब गोले गिराने थे उस द्रास कारगिल रोड पर सप्लाई लाइन काटने के लिए, तो वो हम पहले भी कर सकते थे उन वेकेंट पोस्ट को ऑक्यूपाई किए बगैर। हमने हमारे सामने सियाचिन की सप्लाई लाइन रीजनेबली काटने का तो एक ही रास्ता था कि हम उसको कट कर दें, रोड पर ही कब्जा कर लें आगे नीचे उतर के। तो वो लेकिन दैट वुड हैव बीन अ ह्यूज एस्केलेशन। हमारा पॉइंट ये था, जहांगीर करामत साहब बता दें, हमारे दौर में ये हो रहा था कि इंडिया जो है वो नीलम की साइड पर हमारे रोड्स पर शेलिंग कर रहा था, तो हमने जवाबी शेलिंग की द्रास कारगिल पर। इंडियंस गॉट अ मैसेज एंड दे बैक्ड ऑफ और हमने बाईपास रोड भी बना लिया। तो वो ये बेसिकली जो इंप्रेशन कन्वे कर रहे थे कि इस ऑपरेशन को अगर आपने इंटरडिक्शन के लिए यूज़ करना था तो वो तो हम पहले भी कर सकते थे, कर चुके थे, तो दैट वाज पॉइंटलेस। तो यहाँ पर बात आ जाती है ना कि ऑपरेशन किया ही क्यों, उसके गोल्स क्या थे। तो शुरू में तो बड़े एम्बिशियस गोल्स थे, बाद में जैसे जैसे ऑपरेशन वेंट साउथ द गोल्स वेंट साउथ एज वेल। तो इनिशियल क्या क्या गोल था? इनिशियली अब अगेन बाद में बातें और की गई, शुरू में बातें और की गई। अब इनसाइडर अकाउंट्स आर डिफ़िकल्ट टू प्रोक्योर। उसमें एक बड़ी वैल्यूएबल इनसाइट है जनरल शाहिद अजीज़ की, जो कि मुशर्रफ के साथी भी रहे कू के दिनों में, और उससे पहले ISI में पोस्टेड थे एज मेजर जनरल ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन। बाद में पाकिस्तान फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बने। एक तो उनका भी सोर्स है, उन्होंने तो ये बात सीधी सीधी लिखी है कि शुरू में तो बातें ये थी कि भाई सियाचिन की सप्लाई लाइन कट कर देंगे और उसके बाद इंडिया वुड हैव टू सरेंडर सियाचिन। बस ये प्लान था सीधा सीधा। प्लान कहाँ से आया? जो FCNA है, फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया, डिवीजन लेवल की फॉर्मेशन है, वो बेसिकली लुक्ड आफ्टर द नॉर्दर्न एरियाज। तो उसके कमांडर थे मेजर जनरल जावेद हसन। जावेद हसन अमेरिका में मिलिट्री अटैची रह चुके थे, पाकिस्तान के वहाँ से पोस्ट होकर आए थे, और उनको समझा जाता था कि उन्हें अमेरिकियों की काफ़ी समझ है, उनके अमेरिकियों के साथ अच्छे लिंक हैं। और अब ये बात अनफॉर्चुनेटली, ये बार बार अमेरिका का जिक्र हमारी इस डिस्कशन में आएगा, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका एक ऐसी ताकत है जिसको, मतलब कहने को तो पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती रियासत है, लेकिन पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एलीट हमेशा अमेरिका की तरफ पहले देखती है। तो उन्होंने, जावेद हसन ने ये बात कही कि हम एक ऑपरेशन करते हैं कारगिल के इलाके में और अमेरिकी हमारा इसमें साथ देंगे। मैंने कहा अमेरिकन्स वुड बैक अस। मैंने कहा जी मेरी अमेरिकियों से बात हुई। अच्छा, ये चीज़ ना काफ़ी हमारे लोग कहते हैं जी पर्सनल, मैं खुद वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ लोगों से मिला है, तो वो आकर जी मैं खुद वहाँ गया हूँ, मैं लोगों से मिल कर आया हूँ, वो तो जी प्रो पाकिस्तान है।
अब प्रो पाकिस्तान वो क्या थे, मे बी वो उनके साथ अच्छी गोल्फ या टेनिस खेलते रहे हो, दोस्ती हो गई हो। एक और चीज़ भी है कि जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं जनरली दे आर मोर एफेबल देन द इंडियंस। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में ना इंडियंस थोड़े प्रिकली महसूस होते हैं। ये बात इवन क्रिस्टीन फेयर ने भी लिखी है अभी रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया जमाना हुआ। क्रिस्टीन फेयर इज़ वेरी एंटी पाकिस्तान दीज डेज, लेकिन उन्होंने भी लिखी कि भाई इंडियंस जो है ना वो चुभते हैं लोगों को, दे आर इन योर फेस अलॉट, तो पाकिस्तानीज दे आर एफेबल। तो आपके साथ एक बंदे की दोस्ती है, वो आपको कह देगा हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन पीछे एक सिनिस्टर स्ट्रेटेजिक एंगल भी था। हमारी मिसाल इंटरनेशनल दुनिया में ऐसी है जैसे एक अनपढ़ देहाती की होती है हमारी सोसाइटी में, जिसको लोग बड़ा बेवकूफ़ बना लेते हैं और उसको समझ भी नहीं आती कि उसको बेवकूफ़ कैसे बनाया गया। अब आप अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोल्ड वॉर वाज ओवर 90s में। कोल्ड वॉर के दिनों में तो इंडिया सोवियत यूनियन के ज़्यादा करीब रहा है, बिल्कुल, डिस्पाइट ऑल अमेरिकन एफर्ट्स। लेकिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा इस बात की आगाही रही है कि हमने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है। मसला ये होता है इंडियंस लिफ्ट नहीं कराते थे। वो होता है ना जैसे एक जॉक होता है हाई स्कूल में, तो वो फ्लर्टेशियस लड़की के पीछे वो कभी कुछ स्माइल दे देती है, वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो कहती है बज ऑफ, फिर वो गुस्से में आ जाता है, तो उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसके किसी राइवल को थोड़ी लिफ्ट करा देता है। हमारी मिसाल कुछ ऐसी है। तो अब 90s में भी कोल्ड वॉर वाज ओवर, स्टिल इंडिया और यूएस के दरमियान उस तरह की चीज़ नहीं बन रही थी जैसी यूएस चाहता था। तो यूएस में अब दिस इज़ माय ओपिनियन या माय एनालिसिस कि यूएस में ये चीज़ थी कि अगर पाकिस्तान किसी तरह इंडिया को शो कराए ना थोड़ी सी थ्रेट, और इंडिया को ज़रूरत पड़े अमेरिका की, तो फिर हमारे दरमियान आइस मेल्ट हो सकती है, थोड़ा हम करीब आ सकते हैं। और उस ज़माने में हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी थे ना? मैं वो थोड़ा उस पे आ रहा हूँ मैं अभी, लेकिन 90s की बात है ना, अमेरिकन के ज़हन में ये चीज़ थी कि अगर ये चीज़ हो जाए इस तरह, तो मे बी दैट इज़ वाई उनके कुछ ज़हीन लोगों ने लेफ्टिनेंट मेजर जनरल जावेद हसन साहब को, जब वो अमेरिका में थे, कुछ फीलर्स दिए, कुछ फीलर्स बाकी जर्नैलों को भी मिले अमेरिका से, जनरल महमूद या जनरल मुशर्रफ को भी इवन, जिससे वो उनको जावेद हसन साहब का तजिया दुरुस्त लगा। पीछे गेम ये थी कि पाकिस्तान को दिखा के इंडिया को ज़रा बताओ कि यू नीड अस, और उसके बाद जैसे कि अभी भी ये जो ट्रंप वाला सारा हुआ है मैं ना, यही सवाल वो पूछने वाला था। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि ट्रंप बार बार हाँ। इंडिया की बेइज्जती कर रहा है। पीछे गेम को थोड़ा सा समझिए। मुझे वैसे अगर मैं आपसे पूछूं गेम के बारे में, 71 में भी ऐसा हुआ था कि हम इंतज़ार में थे। हाँ, वो आया नहीं है। आया नहीं सानू नहर हमारे। वाले फूल तो बुला के 7वां बेड़ा नहीं आया। दूसरा, अब ये कारगिल की बात करें, वैसे मैं थोड़ा सा हटूंगा कारगिल से और आपसे आज की बात करूंगा। आज की तारीख में आपके ओपिनियन में क्या हो रहा है? हाँ, अब देखें, सबसे पहले ना पीटीआई वाले दोस्तों से माज़रत के साथ, अब वो ना ट्वीटें आनी शुरू हुई थी ना कुछ अर्सा पहले, फ्री इमरान खान, फ्री इमरान खान, तो मैं बड़ा हंसा उस पे। मैंने बल्कि ट्विटर पे एक थ्रेड भी पिन की कि भाई हमारे पीटीआई वाले दोस्तों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो विल्सन कर रहा है ट्वीटें फ्री इमरान, और जो विल्सन एंटी ईरानियन लॉबी का पक्का पार्ट है, मेन सायान है एंटी ईरानियन लॉबी का वाशिंगटन में, पुरानी उसकी सबको पता है उसकी हिस्ट्री। अब उस वक्त ही मुझे शक हो गया था कि ये कुछ ईरान के बारे में सोच रहे हैं, और फ्री इमरान खान की ट्वीटें करने का मकसद ये है कि हर बंदे को दुनिया में पता है कि इमरान खान का नाम लो तो आजकल हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेचारी ना थोड़ा वो कपकपी का शिकार हो जाती है, उन्हें परेशानी लाक हो जाती है कि भाई ये क्या। और बाकी अल्लाह ताला या नज़रियात या पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें रेलिवेंट है। अमेरिका को खुश रहना चाहिए, हमारी एलीट का हमारा ज़हन में यही रहता है। अब इवन पीटीआई में आप देखें वो बड़ी जल्दी बहुत खुश हो गए, अमेरिका की तरफ से 2 ट्वीटें देखे। चले इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि उनका क्या रद्द-ए-अमल था, लेकिन जो बाहर हैं कुछ, वो बहुत जल्दी बड़े खुश हो गए, बस अब ट्रंप छुड़ाने आ रहा है। ट्रंप ने क्यों छुड़ाना है इमरान खान को? उसको क्या फ़ायदा उसमें? प्रॉफिट और लॉस पे हमारे लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आती कि स्ट्रेटेजिक असेसमेंट्स इस तरह नहीं चलती कि जी ट्रंप इमरान खान का दोस्त था, क्यों वो क्या बचपन में साथ खेलते रहे थे, या इवन खेलते भी रहे हो तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता कोई फ़ायदा नहीं। इन पॉलिटिक्स, इन स्ट्रेटजी। तो वो बड़े खुश हो गए, लेकिन वो दिखा के दे ब्रॉट द एस्टेब्लिशमेंट वेयर इट वाज वांटेड। और उन्होंने, मतलब पाकिस्तान में एक ढकोसला चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने सीधा पॉइंट मैन आर्मी चीफ को ही व्हाइट हाउस में बुलाया, जो कि अपेरेंटली आर्मी चीफ वाज इन देयर फॉर सम डेज desperately trying to get a meeting with the big boss, और फिर big boss had him right where he wanted him. Trump after all एक businessman है, एक salesman है, उसे पता है कि किस तरह बंदे को लेकर आना है, वो ले आया। अब हमें नहीं पता उस मीटिंग में उनकी क्या बात हुई, जो भी हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ट्रंप एंड हिज एडमिन आर नाउ कॉन्फिडेंट कि जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है
दे विल डू देयर बिडिंग, अगर नहीं करेंगे तो वो इमरान खान वाली बात कर रहे हम्म, हैं। इसी तरह इंडिया को पाकिस्तान दिखाया, जैसे एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान दिखाया ना, परेशानी हो जाती है, उसी तरह इंडिया को पाकिस्तान को देखकर वो जो एक इर्रेशनल हेटरेड है वो किक इन कर जाती है। पाकिस्तान आफ्टर ऑल बनाना भी इसी वजह से पड़ा था। तो इंडिया को दिखाया पाकिस्तान, कैसे दिखाया, जब वो होती है, वो एक लिमिटेड वॉर होती है, चले उसकी डिटेल में नहीं जाते क्या हुआ कैसे हुआ, उसमें अमेरिकन्स ने पाकिस्तान की साइड नहीं ली, ये एक गलत फहमी है। रूबियो ने जो दोनों पब्लिक कम्युनिकेशंस किए, इंडियन से जो कम्युनिकेशन किया जंग के दौरान में, उसने कहा हमें आपसे हमदर्दी है, हम टेररिज्म के खिलाफ आपके साथ हैं। और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को जो भेजा गया उसमें लिखा था कि पाकिस्तान शुड डू ऑल इट कैन अगेंस्ट टेररिज्म, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन हम सिर्फ इसी चीज़ पर खुश हो गए कि बस सीज़ फायर करा दिया अमेरिका ने, और इंडिया इस चीज़ को नापसंद करता है कि दूसरे बीच में आए। इंडिया कहता है हमारी बायलैटरल डीलिंग है, पाकिस्तान को इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन अमेरिका तो नहीं चाहता ना कि इंडिया हर चीज़ बायलैटरल करे। अमेरिका अगेन चाहता है कि इंडिया को इस बात का एहसास हो कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। और अब ट्रंप अपने क्रैश ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के ज़रिए बार-बार इंडियंस को जो कहता है, तीली वो लगा उनको रहा है। ये बताता है तीली लगा के कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है। जिस तरह कारगिल के ऑपरेशन के बाद, कारगिल के आफ्टरमाथ को थोड़ा सा टच करें, तो इंडिया और अमेरिका के दरमियान बड़े अच्छी एक टर्म्स हो वो गए थे। शुरू हुई, और इंडियन अमेरिकन रिलेशंस के जो मॉडर्न दौर है पोस्ट कोल्ड वॉर, उसकी बिना कारगिल के बाद हुई, अमेरिकन्स ने लिखी है बात। तो वो मौका उन्हें ऐसे मिला कि पाकिस्तान को दिखाया अमेरिका ने, इंडिया को थोड़ा सा, और इंडिया को अपनी तरफ वो अपने, दे आल्सो वांट इंडिया टू बी वेयर आवर एस्टैब्लिशमेंट इज, अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर। तो वो चीज़ है, वही गेम उस वक्त भी मुझे शक है कि यही जो एक टैसिट सी एनकरेजमेंट दी गई ना हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविलियन को पता ही नहीं ना, जैसे अभी भी बाला ही बाला बात होगी। अमेरिकन जो हैं वो टाइम को बड़ा, वो बिजनेसमैन लोग हैं, वो टाइम को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो उन्होंने कहा भाई टाइम बचाओ, उससे वो टू यूज द वर्ड ऑफ अ फेमस पॉलिटिशियन दीस डे कि भाई अर्दली से क्या मिलना, बॉस से मिलो। तो वही वाली बात है, उस वक्त भी उन्होंने बात डायरेक्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में ही कुछ हुई। अब सिविलियन में क्या चल रहा है, नवाज शरीफ साहब वाजपेयी के साथ पोस्ट अब आ जाते हैं, धमाके हुए, अब दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए। आज तक दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान वॉर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया वो मुल्क हैं जो 3 जंगें पहले लड़ चुके हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए। अब इंडिया को भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास भी बॉम्ब है। अब इंडिया ने भी पाकिस्तान को कुछ सीरियस लिया, और नवाज शरीफ ने कहा चलो जी बातचीत शुरू करते हैं वाजपेयी साहब से। अब ये बात बहुत कही गई है कि कारगिल ने उस सारे को तबाह कर दिया, मेरे नज़दीक इट्स अ बिट ओवर एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि वाजपेयी साहब, अगर किसी का वाकई ये ख्याल है कि वो कश्मीर का मसला हल करने में इंटरेस्टेड थे, तो वो बड़ी गलती पर है। एटम बम और नो एटम बम, किस तरह मसला हल करें कश्मीर का? कश्मीर का तो मसला है ही है कि इंडिया को फिर कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इवन मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला टाइप सोल्यूशन पे जो डीमिलिटराइजेशन वाली बात थी, उस पे भी इंडिया नहीं मानता, कभी नहीं माना। इंडियन पॉलिटिशियन कोई ये कंसेशन पाकिस्तान की या कश्मीरी मुसलमानों को अगर देता है, क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स का क्या होगा? आपने लेवल ऑफ हेट फील किया? हर जो फ्लैश पॉइंट इवेंट होता है ना, उसमें बड़ी रियलिटी सामने आती है। और बाकी चीज़ें छोड़ दें, आपने इंडिया में पाकिस्तान के लिए लेवल ऑफ हेट को गेज किया अभी मई में। तो कोई पॉलिटिशियन, और वो मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, उधर आप इलेक्शन से ही इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो उधर फिर आप इलेक्शन कैसे जीतेंगे? फिर आप तो क़यामत तक इलेक्शन नहीं जीत सकते ना उसके बाद, अगर आपने पाकिस्तान से कश्मीर में डील कर ली। तो वाजपेयी साहब वाज जस्ट शोइंग द वर्ल्ड कि मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ। उन्होंने 1-2 अच्छी बातें कर दी, जवाब में अच्छी बातें कर दी। जैसे ही ऐलान लाहौर कहकर वो लैंड हुए हैं इंडिया में, तो पहला बयान उन्होंने जो दिया था, जिसको हमारे यहाँ कोई कवरेज नहीं देता, वो ये था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और हम 1 इंच भी भारतीय टेरिटरी का कभी किसी को नहीं देंगे। कश्मीर के मसले का जो सॉल्यूशन होगा, वो इस रियलिटी को भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हुए होगा। दैट इज व्हाट ही सेड लैंडिंग इन इंडिया आफ्टर द ऐलान लाहौर, कारगिल से पहले की बात है। तो आप बातें कह रहे हैं ना कि जी वो वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया कि जी आपने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। उसूलन तो नवाज शरीफ को फ़ोन करना चाहिए था वाजपेयी को कि जनाब आप ये क्या बातें कर रहे हैं फिर। लेकिन पॉइंट है ये कि नवाज शरीफ भी अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा से अपीयरेंसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, इतने ज़्यादा अगर सियासी तौर पर वो एजुकेटेड होते तो फिर इस टाइप के फैसले ना करते। तो ही वाज आल्सो, उनको भी पता ही होगा कि ये बस वो पब्लिक रिलेशनिंग डील है, 2-3 साल बस बातचीत होगी, फिर अचानक ख़त्म हो जाएगी। जैसे मुशर्रफ के दौर में वही वाली सारी बातें शुरू हो गई थी ना, फिर ख़त्म भी हो गई आज तक। लेकिन एक पैटर्न
पक्का है। अयूब खान के दौर में भी बड़े जामे मुज़ाकरात हुए, जब चीन ने इंडिया पर हमला किया, इंडिया प्रेशर में आया, फिर क्या बना उन जामे मुज़ाकरात का? इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू यील्ड एन इंच ऑन कश्मीर, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये बात हर पाकिस्तानी को समझ लेनी चाहिए, हर इंडियन को पहले ही पता है। तो वो बात ओवर एस्टिमेटेड थी। नेवरदलेस उसके बावजूद हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हमारे जो जनरल्स हैं, दे वर गोइंग ओवर देयर हेड, वो अलहदा से एक प्लान कर रहे थे। और ये बात भी गलत है कि नवाज शरीफ को कुछ पता नहीं था। वैसे नवाज शरीफ को फॉर्मल ब्रीफिंग तो कारगिल के ऑपरेशन के स्टार्ट की और डिस्कवरी के बाद दी गई 17 मई को 1999 को। ये बात दुरुस्त है कि उससे पहले उन्हें कारगिल पर कोई मुशर्रफ वगैरह ने नहीं बताया कि हम इंडिया के अंदर घुसना चाह रहे हैं, इंडिया के अंदर मतलब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन नवाज शरीफ के अपने बंदे, जिनको बाद में उन्होंने चीफ लगाया, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट वॉज चीफ ऑफ द ISI, एंड इट इज़ नोन कि ISI को ख़बर थी कि चल रहा है कुछ। शायद अजीज़ जो ISI में थे उन्होंने भी लिखा है ये बात कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि नवाज शरीफ को नहीं पता था। ही हैड हिज मैन इन द ISI, ही हैड हिज मैन एट द हेड ऑफ द ISI। फिर लेफ्टिनेंट जनरल गजनफर अली खान थे, चौधरी निसार के भाई, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे। फिर जनरल मजीद थे, जिनके फ़ौज में बहुत लिंक थे, नवाज शरीफ की कैबिनेट में थे। तो ऐसी बात नहीं नवाज शरीफ को नहीं पता। और जब नवाज शरीफ को बताया गया 17 मई को कि हम कारगिल में घुस गए हैं, तो नवाज शरीफ ने क्या कहा? वॉज ही हॉरिफाइड कि हाउ डिड यू डू दिस विदाउट टेलिंग मी? आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली। ही कुड हैव फायर्ड जनरल मुशर्रफ ऑन द स्पॉट कि भाई आपने किया क्या? ये कोई फौजी अफसर जो अपने सबऑर्डिनेट को किस तरह ट्रीट करेगा अगर एक डिवीजन कमांडर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर इंडिया के अंदर घुस जाए? बट नवाज शरीफ वॉज हैप्पी और बड़ी अच्छी बातें हुई उस वक़्त। जनरल मुशर्रफ ने बताया हमने इंडिया के अंदर 500 मील मुरब्बा मील इलाका कब्जा कर लिया है, 100 से ऊपर पोस्टें पकड़ ली हैं। नवाज शरीफ वॉज बुलिश। नवाज शरीफ ओह गुड, बेहतरीन, नाउ वी विल सी। और फातेह कश्मीर बनने के ख्वाब उन्हें आना शुरू हो गए। बड़ा अच्छा ना आपस में वो चला। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज़ अ मिलियन फादर्स, फेलियर इज़ ऑर्फन। जब गेम उल्टी तो तब नवाज शरीफ साहब को एतराज़ात शुरू हुए, तब फिर आपस में लड़ाई शुरू। और गेम उल्टी क्यों? क्योंकि जो प्लान था दैट्स लिटरली अ हॉरिबल एंड एमेच्योरिश प्लान ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब बाकी तो चलें छोड़ दें, जर्नैलों को मेन काम तो उनका मिलिट्री कॉम्पिटेंस है। और कारगिल प्लान पे तो मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, छोटे लेटर्स में नहीं। और जनरल शाहिद अजीज़ की, अगर मैं वो ही वॉज अ मिलिट्री प्रोफेशनल हिमसेल्फ, अ गुड मिलिट्री प्रोफेशनल, ने लिखा है कि हमने तो इस तरह अपने लोग पहाड़ों पर बखेर दिए और हमने बस वो सोचा कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, हम अपनी एक अजीब वंडरलैंड में रहे। मतलब हमारा ख्याल था कि हम इंडिया के कब्ज़ा करदा इलाके में घुसेंगे, इंडिया कुछ नहीं करेगा, बस कहानी ख़त्म। जैसे सियाचिन में हुआ था, सियाचिन खाली करना पड़ जाएगा, उसके बाद हमें बड़ी विक्ट्री मिल जाएगी। दैट वाज व्हाट वी वर थिंकिंग। दैट्स नॉट मिलिट्री प्लानिंग, दैट्स विशफुल थिंकिंग। बिल्कुल, कोई इसमें लॉजिक थी कोई नहीं। लॉजिक थी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, अब लेट्स गो बैक टू कैप्टन कर्नल शेर खान, ठीक है? अब ये हमने जब कब्जे करना शुरू किए, तो टेल मी अबाउट द स्टोरी फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द इंडियंस, फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो थे, कि क्या होना शुरू हुआ, कब वो जब चीज़ें साउथ गई तो हमने उनको जब छोड़ा हमारे सोल्जर्स को उधर टू डाई डेथ फॉर देयर कंट्री, वो पूरी सिचुएशन क्या थी? और फिर उनकी कंट्रोवर्सीज क्या थी कि हमने उनको मतलब माना नहीं माना, मुजाहिदीन हाँ हाँ माना। वॉक अस थ्रू द एक्चुअल इवेंट्स हाँ, दैट अब हैपेंड। देखते हैं, साथ साथ कर्नल शेर की स्टोरी को भी लेकर चलते हैं, साथ साथ कारगिल की स्टोरी को भी लेकर। मई में डिस्कवर हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ मई में इंडियंस को, कि उनकी बहुत सारी पोस्टें पाकिस्तानियों के कब्जे में चली गई हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कितनी गई हैं, उन्हें खुद भी नहीं आइडिया था। लेकिन जो मेन इलाका था ना, बाकी तो चलें जो भी हैं वो डाइवर्जनरी फ्रंट्स थे, मेन इलाका था द्रास कारगिल रोड वाला, जिस पे टाइगर हिल भी है, जिस पे तुलो लिंक भी है। टाइगर हिल पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए थे। और टाइगर हिल वो एक फ़ीचर है जो बिल्कुल द्रास कारगिल रोड से मेरा ख्याल है 3 किलोमीटर दूर है, और वो बिल्कुल उससे साफ नज़र आता है सारा। ठीक है। तो वो दैट वाज अ की फीचर। अब इंडियंस को जब पता चलना शुरू हुआ, तो हमारे लोगों ने तो प्लान ये किया था कि बस जोजिला पास लेट खुलेगा, उसके बाद इंडिया कहेगा अब इधर क्या करना है, को हल्का फुल्का होगा, हम ऊपर बैठे हैं वो नीचे हैं, हम डक शूटिंग करके उनको बड़ी हैवी कैजुअल्टीज़ देंगे, सर्दियाँ आ जाएंगी, मामला फिर उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पर हम एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे, इंडिया नीचे होगा, हम सियाचिन से इंडिया का इनखला करा लेंगे। प्लान तो कुछ ऐसा था।
लेकिन रियलिटी ये हुई कि मई में जब इंडिया को पता चला, इंडिया रिस्पॉन्डेड विद ऑल द फोर्स इट कैन मस्टर। इंडिया ने अपने स्ट्राइक फॉर्मेशंस के इवन एलिमेंट्स उठाकर कारगिल में भेजने शुरू कर दिए जल्दी जल्दी, अपनी एयरफोर्स के ज़रिए उधर बॉम्बिंग करवानी शुरू कर दी। अब हम लोग कोई बॉर्डर के साथ वाली पोस्टों पर तो थे नहीं, जैसे लोकल एक्शन कहते, जो मुशर्रफ ने बाद में झूठ बोला। हम लोग काफ़ी अंदर गए हुए थे। अब जब आप अंदर गए हुए हैं ना, तो असल चीज़ क्या है, सिपाही लड़ेगा किससे? गोलियों से। अब कितनी गोलियां साथ लेकर जाएंगे? आपको एक रीसप्लाई लाइन चाहिए, इसी तरह राशन भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो सप्लाई लाइन्स थी ना, दे स्टार्टेड गेटिंग कट ऑफ इन स्टार्टिंग इन जून एंड देन इन जुलाई के स्टार्ट में बिल्कुल वो सप्लाई लाइनें कट हो रही हैं। अब हमारे लोगों के पास एम्यूनेशन ही नहीं है, अब बचाने के लाले पड़े हुए। दूसरी तरफ हमारी तरफ से ये फिक्शन मेंटेन किया जा रहा है कि भाई ये तो सारे कश्मीरी मुजाहिदीन है, जबकि हमारे पोस्टें गिर रही थी, हमारे लोग शहीद हो रहे थे, और वो उनकी बॉडीज़ और उनकी इवन कुछ आइडेंटिफिकेशन पेपर्स इंडियंस के पास थे, जो कि वो इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखा रहे थे। तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारे लोग खुद फरेबी के आलम में बताई जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो जी वो मुजाहिदीन है। जैसे आपको ना ये एक जो डिल्यूजन का कॉन्सेप्ट है ना, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविल मिलिट्री एलीट में बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे 71 की जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने वो एक वाक़या शेयर किया था कि जी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने कहा, सिद्दीक सालिक ने, कि भाई बताएं कि बगावत हुई है और बंगाल में मार्च में, और बड़े हमारे लोग इवन सिविलियन को बेदर्दी से मारा गया। तो जो चीफ थे जनरल हमीद, उनकी तरफ से जवाब आया कि आप क्या साबित करना चाहते हैं कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज का डिसिप्लिन तबाह हो गया? भाई फैक्ट है कि सिविल वॉर हो गई है, बगावत हो गई है, लेकिन उनको अपीयरेंसेस से ज़्यादा हुआ है नवाज शरीफ की तरह। तो इनको भी बस वो फिक्शन मेंटेन करना है, उसमें जो है वो हम मुसलसल डिनाई कर रहे हैं और सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और क्या होता है, अब कर्नल शेर खान की तरफ आते हैं। ही वॉज इन द थिक ऑफ बैटल और ख़ुद से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे। वो तो आई, मतलब उनके तो ज़हन में ये चीज़ है कि भाई जहाद करना है, वो सारा। अब 22 जून 1999 को कर्नल शेर खान जिधर पोस्टेड है वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बट व्हाट ही डज इज़, उन्हें पता चलता है कि उधर एक जगह, एक फीचर मिशको नाला है, उसके पार 3-4 किलोमीटर अंदर इंडियन हिस्से में एक इंडियन फ़ौज का कैंप है। अब ये आप चीज़ ज़हन में रखें कि कर्नल शेर खान और उनकी यूनिट पहली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर काफ़ी डीप है। वो मज़ीद डीप 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं, 7 सिपाही साथ लेके एम्बुश मारने, कि भाई ये इंडियन कैंप है, इनका ख्याल ही नहीं कि कोई इन पे हमला कर सकता है, मैं जाके हमला करता हूँ। रात को चले गए, सुबह 4 बजे के करीब उधर अटैक किया, एम्बुश किया। कैंप में सारे सोए हुए, उनके वहमो गुमान में भी नहीं कि उधर अटैक आएगा। ऑलमोस्ट 38 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट एक्शन। और कर्नल शेर खान के साथ अब उन्होंने ना 2-2 की टोलियां बना के हमला प्लान किया था। तो एक टोली में वो खुद थे, उनके साथ सिपाही था इरफान शहीद हो गया, ओनली शहीद फॉर पाकिस्तान इन दैट एनकाउंटर 22 जून 1999। तो इरफान के ना ब्लड उनकी जैकेट पे काफ़ी सारा लग गया। ही ट्राइड टू एवैक्यूएट हिज बॉडी। तो उसके बाद उन्होंने वो जैकेट कई दिन पहनी रखी, उन्होंने उतारी नहीं। तो उनका जो था वो बैटमैन, उसने कहा जी मैं साफ़ कर दूँ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये शहीद का खून है, ये मुकद्दस खून है, ये तो ऑनर है मेरे लिए कि मैं ये जैकेट पहन रहा हूँ। तो ही वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ चैप। अब आते हैं टाइगर हिल की तरफ। इंडियंस ने तुलू लिंक की इंपॉर्टेंट फीचर जून में ही कब्जा कर लिया था। अब टाइगर हिल की बारी थी। टाइगर हिल पर द पाकिस्तानीज वर रेजिस्टिंग फियर्सली। पाकिस्तानी जो हमारे मेजर कप्तान सिपाही थे, दे फॉट फिनोमिनली, मतलब उन्होंने हद कर दी है। ज़्यादातर वो लोग थे जो वॉलंटियर्स थे इसीलिए, लेकिन मतलब हमारी तरफ से भी हद हुई हुई थी, हाई कमांड की तरफ से केयरलेसनेस और इनकॉम्पिटेंस की। तो दे वर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। इंडियन एयरफोर्स उन्हें पाउंड करे, इंडियन तोपखाना उन्हें पाउंड करे, उनके पास सप्लाईज ना हो। हमारी तरफ पॉलिटिक्स चल रही थी। वो खैर अभी हम वॉर की उस पर आते हैं। तो टाइगर हिल पर अटैक इंडिया ने किया। अब हमारी एक एक कंपनी होती थी, इंडिया की 2-2 यूनिटें आ रही होती थी। तो टाइगर हिल में द इंडियन ऑफिसर वाज ब्रिगेडियर 192 माउंटेन ब्रिगेड का कमांडर था। उसके पास इट वाज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। तो उसने जो है वो टाइगर हिल पर अटैक्स लॉन्च करवाया 4 जुलाई को। 3-4 जुलाई को टाइगर हिल पर बड़े शदीद अटैक किए गए। और टाइगर हिल पर जो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट थी, कुछ जगह 3 लिखा है, कुछ जगह 5 लिखा है। कर्नल इशफाक साहब ने अपनी किताब में A, B और C के नाम से कहा है 3 थी। उनके बीच में इंडियंस आ गए, उनका आपस में राब्ता मुनक़ता हो गया। और इट वाज सीन के इंडियंस को अगर डिसलॉज अभी ना किया गया तो टाइगर हिल वुड बी लॉस्ट। तो कैप्टन कर्नल शेर खान को ऑर्डर मिलता है कि आप जाओ और अटैक करो। और उनके पास एक प्लाटून होती है 25-30 बंदे, एंड ही लॉन्चेस अ फियर्स अटैक।
और उधर कैप्टन अमार और मेजर हाशिम नाम के 2 ऑफिसर्स दे वर पोस्टेड ऑन टाइगर हिल ऑलरेडी, और उन्होंने भी ऐसी बहादुरी दिखाई कि इवन अपने तोपखाने का फायर अपनी पोजीशंस पर ही करवा लिया, इसमें मेजर हाशिम शहीद भी हो गए कि इंडियंस का प्रेशर रिलीज हो। लेकिन शेर खान ने जो अटैक किया इट वाज, उसने उखाड़ दिया ब्रिगेड को एक लम्हे के लिए, आप ये समझिए, और द ब्रिगेडियर इज़ वेरी वरीड, और जो इंडियन 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट थी उसको पसपा कर दिया, और दोबारा से वो इलाका जो उन्होंने लिया था टाइगर हिल पर उस पर कब्जा कर लिया, और इट वाज ऑल हैपनिंग ब्रॉड डे लाइट में सामने। और जो ब्रिगेडियर बाजवा था ही सॉ शेर फाइटिंग, उसने कहा यार इसको मारो, कि ये बंदा जो है ना ये ही इज़ लीडिंग देम, इसका मोराल भी बहुत बुलंद है, हालांकि होपलेस सिचुएशन है, हमारा पूरा ब्रिगेड है, उनके पास तो डजन्स टोटल चंद बीसियों बंदे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बंदा जो है ना ही इज़ कैरिंग द रेजिस्टेंस ऑल बाय हिमसेल्फ, अनलेस वी किल हिम वी कैन नॉट विन दिस बैटल। और अगर आज हम पसपा होते हैं तो इट्स गोइंग टू बी, फिर टाइम लगेगा, फिर दोबारा हमला, फिर वो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सेटबैक, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, हमने इन्वेस्ट किया। उसने दूसरी यूनिट 8 सिख इन्फेंट्री वो भी इन कराई, और उसमें शार्प शूटर्स को ऑर्डर दिए गए कि इस बंदे को टारगेट करें, और उसमें जो है वो जब फाइट वाज इन द थिक ऑफ फाइटिंग ऑन द 5th of July 1999, तो कर्नल शेर खान शहीद को गोली लगी, वो उसके बाद उनको शहीद हो गए। आफ्टर ऑल टाइगर हिल फेल टू द इंडियंस, और उनकी जो है वो बॉडी को कुछ इंडियन सोल्जर्स ने आके ना ठुड्डे वगैरह मारने शुरू कर दिए, कि हीट ऑफ बैटल है वो, ही वाज एन एनिमी फॉर देम एंड ही हैड इन्फ्लिक्टेड ह्यूज लॉसेस ऑन देम, तो उन्होंने उनकी बॉडी को काफ़ी ठुड्डे जब मारे उस तरह, तो द ब्रिगेडियर वो खुद जो है उसने मना किया, वो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय कर्नल शेर खान्स ब्रेवरी, उसने कहा नहीं, लीव हिम अलोन, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, लीव हिम अलोन। और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने, जो 6 ब्रिगेडियर थे, उन्होंने एक अपने जीओसी से जब रब्ता किया, बैटल का अहवाल बताया, तो उन्होंने जीओसी से एक इजाज़त मांगी, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं इस बंदे के लिए चंद लफ्ज़ लिख के जब भी इसकी बॉडी पाकिस्तान जाती है तो मैं भेजूं, क्योंकि ये बंदा हाईएस्ट लेवल ऑफ गैलेंट्री इसने क्रॉस किया, आई डिडंट थिंक इट वाज पॉसिबल कि वो इतना बहादुर भी हो सके। अब ब्रिगेडियर साहब तो ही वाज इन द बैटल हिमसेल्फ, और उन्होंने वो सारा देखा है, लेकिन अब आप मेरे से सवाल पूछे मेजर जनरल ने क्यों इजाज़त दी? अब एक पाकिस्तानी को ग्लोरीफाई करने में इंडियन मेजर जनरल का क्या, और उनको क्या फ़ायदा है इसका? क्या फ़ायदा? वो फ़ायदा है ये ना, पाकिस्तानी मुसलसल डिनाई कर रहे हैं कि हम तो है ही नहीं बीच में भाई, ये तो मुजाहिदीन है, और जो हमारे ऑफिसर पहले भी शहीद हो चुके थे, फौजी भी शहीद हो चुके थे, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब इंडिया वांटेड टू रब पाकिस्तान नोज इन इट, इंडिया वांटेड पाकिस्तान टू एक्सेप्ट कि तुमने बंदे भेजे थे और तुम मान नहीं रहे थे, पहले झूठ बोल रहे थे, और अब अपने बंदे वापस लो, तुम्हारे बहादुर बंदे थे, तुम इतने बेगैरत हो कि अपने बंदों की लाशें भी नहीं लेते। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा एनालिसिस है, क्योंकि मेजर जनरल उस हीट ऑफ बैटल में नहीं था, उसने कर्नल शेर को नहीं देखा, वो तो मेजर जनरल है, उस तक तो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, उसको भी पता पाकिस्तानी बहादुरी से लड़े। लेकिन जब ब्रिगेडियर बाजवा ने उसको कहा होगा ना, ही वुड हैव थॉट, या कोई और ज़हीन बंदा उसके हेडक्वार्टर में ने कहा होगा हाँ इसको इजाज़त देना, वो ये बात पेपर्स में जाएगी एक तो, कि इंडियन आर्मी इतनी अच्छी है कि दूसरों की ब्रेवरी भी एक्नॉलेज कर दिया, और पाकिस्तान आर्मी इतनी बुरी है कि अपने बहादुर तरीन लोगों की इवन लाशें भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर ब्रिगेडियर बाजवा को इजाज़त दी गई, उसने इजाज़त लेकर लिखी वो चिट्ठी, उन्होंने लिखी कि भाई ये बेहतरीन इस बंदे ने कारकर्दगी दिखाई, ही डिजर्व्स द हाईएस्ट अवार्ड, उनकी जेब में वो डाल दी गई कर्नल शेर खान की बॉडी की, और बॉडी को अब इंडिया लेकर बैठा। 5 जुलाई को शहीद हुए, 17 जुलाई को जाकर बॉडी रिसीव की जाती है। उस वक्त तक पाकिस्तान एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, फिर जब एक्नॉलेज कर लिया, बॉडी रिसीव की, तो उसके अंदर से वो चिट्ठी निकली जिसकी बेस पर निशान हैदर मिला। अब निशान हैदर भी अगेन जो अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े पॉलिटिकल हैं, इस बात में तो कोई शुबा ही नहीं कि शेर खान डिजर्व द हाईएस्ट अवार्ड। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के 10 निशान हैदर हैं, दे ऑल डिजर्व दैट। बाकी मसला ये आता है कि शायद और भी थे जिनका बनता था, इनको नहीं दिया गया। जैसे हमारे यहाँ एक अजीब सा रूल है कि भाई जिंदा को नहीं देते, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल, एमएम आलम तक को नहीं दिया गया। तो वो इसलिए कि भाई ये अवार्ड की प्रेस्टीज ऐसी है कि कल फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे एक दोस्त ने बताया ना कि भाई वॉर रिकॉर्ड का प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा एक दोस्त था आर्मी में, वो ऑपरेशन करके अभी रिसेंटली आया, उसने ये बात बताई, तो वो फिर मसला हो जाता है ना, उसको फिर प्रमोट भी करना पड़ता है। फिर एमएम आलम जिस तरह एयरफोर्स से उनको निकाला गया, वो भी एक दास्तान है, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, शायद इसलिए नहीं देते। और इसी तरह कैप्टन अमार जो थे, ही ऑल्सो डिस्प्लेड इमेंस bravery alongside
कैप्टन कर्नल शेर खान, ही वाज अ कैंडिडेट एज वेल। लेकिन ये दोनों इंडिया के खिलाफ लड़ते हुए उस चोटी पर शहीद हुए, इमेंस ब्रेवरी दिखाते हुए। लेकिन आफ्टर ऑल ट्रेजिक पॉइंट ये है कि द बैटल वाज लॉस्ट बिफोर इट बिगैन। शेर खान मेड इट इंटरेस्टिंग। आप उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि 6-0 स्कोर हो हाफ टाइम पे, आप एक बंदा सब करके भेजते हैं, वो 4 गोल कर देता है। बिल्कुल। एक लम्हे के लिए दूसरा मैनेजर थोड़ा सा परेशान होता है, यार 4 हो गए हैं, लेकिन इज इन नो रियल डेंजर, इज ही चौथा गोल 90 मिनट में हो जिस रहा तरह है। वो एक फिल्म बनी थी, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 300 के नाम से आपने, हाँ बिल्कुल सही, वो अब सही 300 एग्जाम्पल है। वो तो आपको वो चैप्टर दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस का। हाँ जाहिर है कि सबको ये पता है, जो अगर गूगल भी कर लें 2 मिनट, कि वो जंग नहीं जीते थे। ऐसा नहीं था कि स्पार्टन्स ने हाँ हाँ, वहाँ पे उनको बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ है। दी थी, एक लेकिन उनको ना हराया नहीं था। एक बहुत अच्छा नॉवल है, प्रॉब्ली द बेस्ट टू कम आउट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू किल अ मॉकिंगबर्ड। उसका मेन कैरेक्टर है एटिकस फिंच। एटिकस फिंच एक मौके पर अपनी बेटी को बताता है कि रियल ब्रेवरी इज व्हेन यू नो यू आर लिक्ड, जब तुम्हें पता तुम हार चुके हो, स्टिल यू फाइट ऑन। तो ये जो कैप्टन अमार हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कि रियल ब्रेवरी एग्जिबिट कर रहे थे, और इनको खुद भी आई एम श्योर पता था। कैप्टन कर्नल शेर खान को जब फाइनल मिशन पर भेजा गया, तो वो एक बात पूछते ना फौज में, आपने भी कहीं, वो हमेशा उनके एंड पे ना एक रेटोरिकल सवाल था, कोई शक? तो उनसे पूछा कोई शक, उन्होंने कहा जी मुझे, यूजुअली इसका जवाब कोई नहीं देता, सारे कहते हैं कोई शक नहीं। तो कैप्टन कर्नल शेर खान शायद उन्हें पता था वो शहादत के मिशन पर जा रहे हैं, तो उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट जो दी वो ये थी कि मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि शहादत में ही फलाह है, और जो शख्स जहाद और शहादत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता वो ईमान से खाली है। दैट्स व्हाट ही सेड, ही वेंट देयर, ही गेव हिज ब्लड फॉर द कॉज, ही वाज सक्सेसफुल। लेकिन वही चीज़ है ना कि करबला वाले भी सक्सेसफुल थे एक लिहाज से, बैटल वो नहीं जीते थे। तो बैटल टाइगर हिल की इंडिया जीता, कारगिल की वॉर भी इट वाज अ मिलिट्री विक्ट्री फॉर इंडिया। हमारे यहाँ बड़े झूठ बोले गए। एक किताब लिखवाई मुशर्रफ साहब ने शीरी मज़ारी साहिबा से, कारगिल वॉर के नाम से, मैंने वो पढ़ी तो ज़रूर, एज अ हिस्टोरियन पढ़ना तो आपको पड़ता है, बड़ा सब्र आजमा तजर्बा था। मतलब ऐसे ऐसे आपकी कॉमन सेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है उसमें। शीरी मज़ारी साहिबा लिखती हैं कि इंडिया अटैक करने वाला था, हमने तो इसलिए अटैक किया, इसकी कोई बेस नहीं है। वो समझाती हैं कि कैसे नहीं नहीं, मैंने बस ये उन्होंने किताब लिख ली। दिया कि बस ठीक है जी, वो क्या होता है, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स थी जी, आप जाके प्रूफ कर लें उसको। लेकिन मेजर जनरल शाहिद अजीज़ बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, उन्होंने कैटेगोरिकली अपनी किताब में लिखा कि ऐसा कुछ नहीं था, हम ISI में बैठे हुए थे। ब्रायन क्लफली ने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी लिखा, इंडियन सोर्सेज तो मैं मेंशन ही नहीं कर रहा। आपने नोटिस किया होगा मैंने 5-6 किताबों के नाम लिए, नसीम ज़हरा की किताब है वो फ्रॉम कारगिल टू द, मैं पाकिस्तानी या न्यूट्रल सोर्सेज पर जा रहा हूँ, मैं इंडियन सोर्सेज तो मेंशन ही नहीं कर रहा, वो झूठ भी बहुत बोलते हैं, लेकिन हमारे अपने सोर्सेज में ये बातें बड़ी क्लियर हैं। तो वो एक प्रोपेगेंडा, वो फिर मुशर्रफ अपना एक मंजन बेचते हैं कि जी हम तो कश्मीर कॉज को एक्टिवेट करा लिया, कारगिल बड़ी विक्ट्री थी। उसका भी शायद अजीज़ साहब ने बड़ा अच्छा वो तस्करा किया कि भाई पहले तो सियाचिन आज़ाद कराने निकले थे, बाद में कश्मीर कॉज जेन में आ गया, और मुशर्रफ की हालत ये थी कि 2002 में व्हेन शाहिद अजीज़ व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उन्होंने एक यूनिट लेवल पर स्टडी कमीशन करवाई कि कारगिल की जंग से लेसन्स लें। मुशर्रफ शट इट डाउन, यूनिट लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं कि मुशर्रफ पर कोई तनकीद नहीं हो सकती उस पर, सिर्फ यूनिट लेवल पे मुशर्रफ शट इट डाउन। नो, इसमें क्यों हाथ डाल रहे हो भाई, परे रहो, बैक ऑफ। दैट वाज द लेवल, सच से डरने का इतना लेवल है, सामने तो फिर भी आ जाता है। तो लेकिन कौम से बड़े झूठ बोले गए उसमें, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, जो कौम अपने आप से झूठ बोलती है ना वो कभी फलाह नहीं पाती। 65 की बहुत सारी गलतियां 99 में दोहराई गई। 65 में भी हमारा ख्याल था हम जिब्राल्टर करेंगे, ग्रैंड स्लैम करेंगे, इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, फिर पता चला लाहौर अब पैरल में आ गया। 99 में कह रहे हैं हम पोस्टें फतह करेंगे, सारा कुछ इंडिया के अंदर घुसेंगे, इंडिया कुछ नहीं करेगा भाई, अमेरिका भी हमारे साथ है। 65 में भी सोच रहे थे अमेरिका भी हमारे साथ है, बाद में कुछ साथ नज़र नहीं आया। लेकिन जो आयरनी है वो ये है कि 65 की वॉर पे सबसे डेफिनेटिव हिस्ट्री लिखने वाले का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद की किताब है इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, बड़ी वेल रिसर्च किताब है, एनालिसिस भी बड़ा अच्छा है, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। और वही बंदा कारगिल प्लान करता है 99 में मुशर्रफ, जनरल अजीज, जनरल जावेद हसन के साथ मिलके। दैट मीन्स इवन द हिस्ट्री ही डिड राइट हिमसेल्फ, ही डिडंट इंटरनलाइज द लेसन्स, और वो उधर चला जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी तो कोई होती नहीं, किसी की हुई नहीं।
एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ पेड फॉर हिज इनकॉम्पिटेंस, वो तो इक़्तिदार से निकल गए, बट द जनरल्स डिडंट पे, दे वर रिवॉर्डेड। पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिकल पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो गई। जब आप फेलियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं तो अगलों को कॉम्पिटेंस डेवलप करने की क्या ज़रूरत है? तो शेर खान का लहू टाइगर हिल पर बहता है, लेकिन कोई जनरल तो एम्पेरल नहीं होता ना, उसका बेटा तो एम्पेरल नहीं होता। मुशर्रफ साहब ने अपने बेटा तो कारगिल की पीक पर नहीं भेजा ना। हम बात करते हैं कि हमास बड़ा रेजिस्ट कर रहा है जी, इतना सा है, इतना बड़ा इसराइल रेजिस्ट कर रहा है, तो याह्या सिनवार जिसको इसराइली ढूंढ रहे थे बंकरों में, वो फ्रंट लाइन पे मिला। तो दैट इज द लेवल ऑफ अ कमांडर जो कि कॉम्पिटेंट होता है, जिसको समझ होती है और जो इन्वॉल्व होता है शेर खान की तरह। हैड शेर खान बीन अ जनरल सम डे इन द पाक आर्मी, तो वो कहता कि कारगिल का ऑपरेशन ज़रूर करेंगे, तब जब हमारे सिपाहियों का फेयर चांस ऑफ विक्ट्री हम अपनी प्लानिंग से डेवलप करवाएं। इट्स द जॉब ऑफ अ जनरल टू गिव अ फेयर चांस टू हिज सोल्जर्स टू विन, एंड देन इट्स द सोल्जर्स ड्यूटी टू कैरी इट आउट। द सोल्जर्स कैरीड इट आउट परफेक्टली वेल। शेर खान हो गया, मार हो गए, बट व्हाट वर द जनरल्स डूइंग? मैं अगर आपसे ये पूछूं कर्नल शेर खान के बारे में कि क्या वो सेलिब्रेटेड हैं इनफ फॉर हिज ब्रेवरी, क्योंकि मैं अक्सर ये अभी ये पॉडकास्ट करने का भी मकसद ये था कि हैं कुछ अकाउंट्स, किताबें हैं, लेकिन इतना वाइडली नोन नहीं है। अगर आप यंगर जनरेशन से बात करेंगे तो चलें, एम आलम तो अब एक लाहौर में मशहूर रोड है शायद, नहीं फिर भी पता तो किसी को नहीं होता पता कि नहीं कौन था कौन। अब आप इसको कंपेयर करें, शायद हमें अमेरिकन हीरोज़ जो भी हैं, जिस किस्म के हैं, उनका पता है। अब तो यार बॉलीवुड इतना बड़ा हो गया कि हम इंडियन हीरोज़ के बारे में देखते रहते हैं, लेकिन हमारे इधर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट शेर खान, नेवर लेट इंडियन सॉन्ग्स प्ले इन द मेस व्हेन ही वाज अराउंड। अच्छा, मेस में ये है ना, वो रूम है, उसमें टीवी लगा है, उसमें ना जो सीनियर अफसर है वो बस कमांड कर रहा होता है। जो कर्नल बैठा है ना, तो कर्नल जो कहेगा वो लगेगा। जब मेजर बैठा है तो मेजर, जब कप्तान बैठा तो कप्तान। तो व्हेन एवर कर्नल शेर खान वाज इन दैट पोजीशन, ही शट देम ऑफ। कभी नहीं, ये नहीं करने देना। तो मतलब वो देखे ना, वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम में शेर खान साहब की एक्नॉलेजमेंट हो भी नहीं सकती इतनी अच्छी। हमारी आवाम भी बॉलीवुड फिल्मों की ज़्यादा शायद आई है ना। असल मसला ही तो ये है, हम लीडरशिप पर तनकीद करते हैं, नवाज शरीफ साहब पर, मुशर्रफ साहब पर। मसला ये है कि इस तरह की लीडरशिप हमारी सोसाइटी में प्रोड्यूस कैसी होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का फेयर रिप्रेजेंटेटिव शायद नवाज शरीफ साहब ज़्यादा हैं, शेर खान नहीं। शेर खान इज़ द एक्सेप्शन। तो शायद ये बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इवन प्रोफेशनल हल्के, मतलब शेर खान की एक अच्छी बायोग्राफी मौजूद नहीं है। इट्स अ ट्रैवेस्टी। उनकी एक प्रॉपर बायोग्राफी होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है। अब शेर खान की मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, तो होना चाहिए था, नहीं, आप बुक बना लो ना, फिर उसी पर फिल्म भी बन जाती है, उसी पर ड्रामा बन जाता है। उस पे आप अनएडल्टरेटेड हिस्ट्री लिखिए, एंड दैट बुक शुड बी अवेलेबल एज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हमारे यहाँ तो कोई एफर्ट ही नहीं करता ना। वो लोग तो, अमेरिकन की आप बात करें, वो तो एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी हिस्ट्री की, बिकॉज दे नो इट्स इम्पॉर्टेंट। अल्लामा इकबाल ने बात लिखी थी, मेरा ख्याल है रमूज़े बेखुदी में, कि हिस्ट्री के बगैर नेशन को सेंस ऑफ सेल्फ आ ही नहीं सकता, नेशनल लेवल पे खुद ही आ ही नहीं सकती अगर आपको हिस्ट्री ना पता हो। हमारे यहाँ हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारे यहाँ हिस्ट्री को सिर्फ वेपनाइज किया जाता है एज अ टूल। मुशर्रफ साहब हिस्ट्री को ज़िबा कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, शीरी मज़ारी साहिबा नौकरी पूरा करने के लिए ज़िबा कर रही हैं। इसी तरह और भी बड़ा कुछ है। आज भी आप देखें तो सहाफ़त के नाम पर हमारे यहाँ रेगुलरली क्या होता है, लिफाफत ही होती है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कॉलरशिप या नॉलेज को एनकरेज नहीं किया जाता। सिर्फ ये है कि भाई वो काम करो जिससे कमाई है, जिससे पैसा है। तो हर हल्के में यही है। तो शेर खान के साथ मेरे नज़दीक तो ये ग्रेव इनजस्टिस है कि उनकी एक टॉप लेवल की अच्छी वेल रिसर्च बायोग्राफी मौजूद नहीं है, कि कोई उसको पढ़ के जवान अगला शेर खान वाला लेवल ऑफ एथिकल कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं। फिर आपको ये भी समझना फिर ज़रूरी है कारगिल वार का कॉन्टेक्स्ट। हमारी इस पॉडकास्ट का आज मकसद ही है, लेकिन पॉडकास्ट में हम कितना ही बता देंगे। बिल्कुल, आपको इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए, इससे ज़्यादा कलर चाहिए। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल, फिर मैं आपको ज़्यादा और टाइम नहीं लेता, कि कैप्टन कर्नल शेर खान पे मैं इसलिए भी करना चाह रहा था, अभी रिसेंटली आपने बात की ना, एक लिमिटेड वॉर हुई पाकिस्तान इंडिया की। आपने देखा इजराइल ईरान में एक लिमिटेड वॉर हुई है, जंग हुई, इजराइल पैलेस्टाइन, बहुत सारी अभी दुनिया में हमें रशिया यूक्रेन हर जगह जंग नज़र आ रही है। और मैं ये देख रहा था ना कि जिस जंग
पे मैंने फ़िल्में देखी हैं ना बड़े होते हुए, जहाँ दिलेरी थी कि आप बंदूक उठा के दुश्मन के घर के अंदर घुस जाओ। अब शायद ऐसे होता नहीं है। एमएम आलम जहाँ 5 जहाज़ अपने सामने-सामने गिरा रहे थे, वहाँ इस दफ़ा भी हमने जहाज़ गिराए, रफ़ाल गिराए, लेकिन 300 किलोमीटर दूर गिराए। तो वो जो एक इंसान की ब्रेवरी है, जिसपे मैं समझना चाह रहा था कि जंग चेंज होती जा रही है ना। अब आपको नज़र आ रहा है कि एआई इसमें इन्वॉल्व्ड है, टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व्ड है, साइबर वॉरफेयर इसमें इन्वॉल्व्ड है, फलाना-ढमकाना, जंग चेंज हो रही है। क्या हमें अभी भी या अगले 20 साल में जब जंगें इस तरह चलती रहेंगी, जो हमें नज़र आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली होंगा, तो हमें इस तरह की ब्रेवरी नज़र आएगी कि एक इंसान खुद जाके इस तरह लड़ रहा होगा? देखो, सबसे पहले ब्रेवरी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हुँ, ब्रेवरी ये नहीं है कि आपने दुश्मन के 10 बंदे मार दिए, हुँ, 4 तैयारे गिरा दिए। इट्स नॉट ब्रेवरी। बिल्कुल। ठीक है, ब्रेवरी इज एन इंटरनल कंडीशन। हुँ, ब्रेवरी ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट और ड्यूटी के साथ लॉयल हैं, एंड यू विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर पावर टू डू दैट। दैट इज ब्रेवरी। बाकी सब कुछ उसका रिजल्ट है कि जब इस टाइप का बंदा दुश्मन के सामने आता है, वो दुश्मन के बंदे अपनी जान की परवाह किए बगैर मार आता है। वो क्यों सक्सेसफुल होता है? कि उसके सामने वाला ब्रेवरी का जो लेवल रखता है उससे ज़्यादा उसका लेवल है। हुँ, बुज़दिल बंदा भी मर जाता है, ब्रेव भी मर जाता है, सब ने मर जाना है, मैंने और आपने मर जाना है। लेकिन जो ब्रेव बंदा है ना, वो शक में मुब्तला नहीं होता, और जंग में शक वाला हमेशा मार खाता है। तो जैसी भी जंग हो, अब आपने लिमिटेड वॉर की बात की, चलो मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, कई लोग और भी जो शहीद नहीं हुए उन्होंने भी किया होगा काफ़ी कुछ, लेकिन मुझे पता उनका चला, मैं उनका बता रहा हूँ। अप्लाई उन पर भी होता है जो गाजी हैं, जो जिस बंदे ने लड़ाई लड़ी। स्क्वाड्रन लीडर साहब के बारे में क्या पता चला कि वो हैंगर के नवा में मौजूद थे, जिस पर इंडियन मिसाइल अटैक आया और वो उसमें शहीद हो गए, बोलरी एयरबेस में। सही, आप कहते हैं भाई, ले मैन कहता है इसमें क्या बहादुरी हुई जी, वो बैठा था हैंगर में आराम से, मिसाइल आके उसके सर पर गिर गया, क्या बहादुरी हुई? जहालत की इंतहा है। आप ब्रेवरी को पर्सनालिटी में देखते हैं, हुँ, एक्ट में नहीं। इसी वजह से गैलेंट्री अवार्ड्स वाला बिजनेस हमेशा से बड़ा ट्रिकी रहा है। आप एक्ट पे दे रहे होते हैं, जबकि ब्रेवरी जो है वो इंटेंशन पे होनी चाहिए। दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हुँ, ब्रेवरी हर जगह। अब उस बंदे का, अब व्हाट आई फाउंड आउट वाज ही वाज वेरी एफेबल जेंटलमैन, बहुत सही। अच्छा फैमिली है, बहुत ख्याल रखने वाले थे। एंड ही वाज डूइंग व्हाट, ही वाज डूइंग ओवर टाइम मुसलसल। ही वाज इन द हैंगर बिकॉज ही वाज ऑलवेज देयर। बाकी चले आते थे, वो कहता है जी जंग चल रही है, मैं इधर हूँ। खंदक खुदवाई हुँ, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कि इधर अटैक आ सकता है। वो खंदक उनके काम ना आ सकी, अटैक मतलब जब आया, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी वजह से बचे होंगे। खंदक खुदवाई, ड्यूटी का टाइम के अलावा वो बंदा खुदवाई जा रहा है, खुद वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, खंदक खुदवा रहा है बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी जा। फिर वो कहता है कमांडर के, यार ये पूरी नहीं है अभी, तू ही करवा ले। अगर वो खुद ही कहता है कि नहीं नहीं मैं ही करवाऊंगा, फिर मुसलसल वो एवेक्स में बैठ के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब जो रफाल तैयारे घिरे, J-10 से मिसाइल फायर हुआ, पूरी एक चेन है पीछे, इंटीग्रेटेड एयर वो वॉरफेयर की, कि पहले एवेक्स देखता है, मिशन कमांडर के पास भी डेटा जाता है, फिर सब कुछ इंटीग्रेट किया जाता है, वहाँ से डाटा J-10 को जाता है, J-10 फिर मिसाइल फायर करता है, उसके बाद इंडियन रफाल गिरता है। तो वो सारे लोग उसमें शामिल हैं। जैसे एमएम आलम थे, वो अभी भी इंडिविजुअल ब्रेवरी के वो रहेंगे, ठीक है, चीज़ें मौजूद रहेंगी, लेकिन एमएम आलम के दौर में तैयारा जिस तरह गिराया जाता, अब नहीं गिराया जाता। तो बिल्कुल। अब अगर एमएम आलम होते, वो आज J-10 में बैठे होते, वो उतने ही ब्रेव होते जितने 1965 में थे। लेकिन साथ साथ वो ये कि एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का जो सिस्टम है, उसमें ओवरऑल ब्रेवरी अगर ज़्यादा लोग दिखाएंगे, सिस्टम मजबूत होगा तो कामयाबी मिलेगी। इंडिविजुअल ब्रेवरी में एट द एंड ऑफ द डे दिखाने वाले दिखाएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ तो हमने शेर खान के केस में भी देख ली है। इंडिविजुअल अपनी आखिरत तो संवार सकता है, कौम की तकदीर एक इंडिविजुअल कभी सही नहीं कर सकता। बिल्कुल। जंग एक इंडिविजुअल कभी जीत के नहीं देता, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो, चाहे वो कैप्टन कर्नल शेर खान हो। जंग आप जीते हैं। अब सलाउद्दीन यूबी ने जी, वो हमारे यहाँ सलाउद्दीन यूबी ने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करा दी। क्यों जी? क्या ज़मीन फटी थी और सलाउद्दीन यूबी अंदर से अचानक निकल आया था गंडासा फिराते हुए? नहीं, इट वाज अ होल मैकेनिज्म। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिड दैट। बिल्कुल। अब बगदाद का एक नौजवान जो अक्का में आकर ग्रीक फायर नुमा एक सब्सटेंस बनाना सिखाता है, ही हैड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू विक्ट्री। बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी आता है ना, बगदाद से आता है। बगदाद तो सलाउद्दीन की सल्तनत में था भी नहीं। तो इसी तरह हमारे यहाँ वो जो स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए, उनको कल एक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब में मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो
उनको इस बेस पर मिलना चाहिए कि पूरा एक आप वो लेंगे। शेर खान को अगर आप देते हैं तो 22 जून को भी उन्होंने गैलेंट्री दिखाई, उसके बाद भी दिखाई, वो तो डोमल में जनवरी 98 में भी गैलेंट्री दिखा रहे थे। तो वो सारा एनकम्पस करके आप अवार्ड कन्फर करते हैं, अगर आपका अवार्ड देने का मकसद पॉलिटिकल पुशिंग की बजाय वाकई गैलेंट्री को रिवॉर्ड करना हो। लेकिन अगर आप खुद बुजदिल हैं तो आप गैलेंट्री को रिवॉर्ड नहीं करते, आप सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी बुजदिलाना पॉलिटिक्स और मेरी एक सेल्फिश पॉलिटिक्स को क्या चीज़ बटरेस कर सकती है, उसमें आप वो चीज़ ढूंढते हैं जो लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि आपको अपनी आवाम का भी पता है उनको अब स्क्वाड्रन लीडर की समझ नहीं आएगी, या इवन कुछ को जिनको निशान हैदर मिलता है उस पर भी समझ नहीं आती। तो वो चीज़ है, ब्रेवरी का हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो अभी ब्रेवरी है, जो बंदा अपनी पोस्ट पर बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी जा रहा है, ही इज बीइंग वेरी ब्रेव, बिल्कुल, एंड ही इज पुटिंग लाइफ ऑन द लाइन, क्योंकि द मिसाइल कैन गेट यू एनीवेयर। मिलिट्री में ब्रेवरी हो, सिविलियन में ब्रेवरी हो, अभी आजकल के दौर में, आज की बात करता हूँ ना, सिविलियन ब्रेवरी की बात है, जो बंदा अगर जबर के आगे नहीं झुकता, नुकसान उठाता है फैमिली का, माल का। आप सहाफ़ी हैं, आपको पता है सहाफ़त असली कितनी मुश्किल है। एक सहाफ़ी जो एक्चुअल सहाफ़त कर रहा है क्या क्या रिस्क पे डाल रहा है। बिल्कुल, लिफाफी बनना आसान है ना, तो आप बहादुर नहीं है क्या? फिर आप बहादुर हैं अगर आप वो सहाफ़ी हैं जो खड़ा होता है, लिफाफियत के खिलाफ जद्दोजहद करता है, जबर के खिलाफ जद्दोजहद करता है, तो ही इज़ वेरी ब्रेव। और अगले जान जब वो जाएगा तो कर्नल शेर खान जो है, उनको अगर बताया जाए कि ये मुशर्रफ है और ये वो है, और उनसे पूछा है, वो कहेंगे ये मेरा भाई है, ये सहाफ़ी। और बाकी जो उनके बारे में जो कहेंगे मैं कुछ, मेरा ख्याल है इनफ हैज बीन सेड अबाउट दैट। बिल्कुल, इतना बहादुर होने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ब्रेवरी इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट द एक्ट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल, दैट इज वी हैव, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, तो आज की जंगों में भी आपको ब्रेवरी उतनी ही नजर आएगी जितनी पहले नजर आती। यानी आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और आई थिंक इस बात पे ये पॉडकास्ट ख़त्म भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार। आई थिंक अच्छी आपने हमें स्टोरी सुनाई सारी, कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ, और इंशाल्लाह इस पे और मज़ीद काम भी हो कैप्टन कर्नल शेर खान की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच यार, आपने वापस टाइम दिया। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.